हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा कि हमारा टॉपिक था कि यूपीएससी किसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किसे तैयारी करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। आज हम उसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स जैसे 2025 अगले साल होने वाला है, उसके लिए बेस्ट रणनीति क्या हो। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी विद सिलेबस आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रीलिम्स का सिनेरियो देख लेते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली दो पेपर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं GS1 एंड GS2। GS2 को सामान्य भाषा में आप सब जानते हैं CSAT बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GS1 को सब्जेक्टिव वाइज हम समझते हैं किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जनरली जो हमारे विषय हैं वो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस, बेसिक साइंस। तो देखिए, हिस्ट्री, इतिहास में जो हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस कहता है वो कहता है कि आपको इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट की समझ होनी चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में हमारा रहता है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, जिसमें आपके मेन बिंदु रहते हैं वो ये, एक तो संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, और इसके अलावा जो भी आपके पंचायती राज सामाजिक मुद्दे हैं वो भी से पूछे जाते हैं। पंचायती राज हो गया, सोशल जो इश्यूज़ हो गए, सामाजिक मुद्दे, पॉलिटी से रिलेटेड
वो सब इसमें पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। भारत और विश्व का भूगोल, ना केवल इंडियन ज्योग्राफी बल्कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, ये से पूछा जाता है। और प्रीलिम्स के सिलेबस में साफ साफ मेंशन है इसके आगे भी कि प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सामाजिक, आर्थिक व प्राकृतिक भूगोल। इकोनॉमी में बात कर लेते हैं। इकोनॉमी में आपके जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मुख्य रहता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सामाजिक और आर्थिक विकास, जो सिलेबस में मेंशन है, सामाजिक और आर्थिक विकास, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इसमें आपका आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, SDG गोल्स आपने सुने होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गरीबी का उन्मूलन, शिक्षा में सुधार, सतत विकास। इसके अलावा आपका आएगा गरीबी समावेशन। इसके अलावा आपका जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपकी क्लियरिटी के लिए, इसी में इंक्लूड होता है ये बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये सब इसमें पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में आपका जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और इसके अलावा इकोसिस्टम हो गया, वो सब इसमें पूछा जाता है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आदि। जनरल साइंस, बस इतना ही उल्लेख होता है जनरल साइंस। इसका हम देखेंगे कहाँ से अध्ययन करें, किस लेवल तक अध्ययन करें, और जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का जो साइंस से पूछा जाता है वो क्या है। इसमें ओनली लिखा है जनरल साइंस। ये बेसिकली क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड तक जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। आपको ज़रा डीप में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरली बायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। CSAT की अगर बात करें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। CSAT बेसिकली आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वो कैसी है, वो इसमें जज की जाती हैं। और ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अच्छा, मैं ये और बता दूं आपको कि जो दोनों पेपर्स हैं उनका क्या सिनेरियो रहता है। GS1 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहेंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। ये क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर। तो CSAT का सिलेबस आपका कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। बाकी जो सिलेबस मेंशन है UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन उनको मर्ज करके उनका मेन मकसद ये होता है। जैसे इसमें लॉजिकल रीजनिंग लिखा है,
उसमें एक लिखा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो वो सब रीजनिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके अलावा बेसिक सा मैथ, जिसको बेसिक न्यूमरेसी बोल सकते हैं आप। जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी करके लिखा होता है। इसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, फ्लो चार्ट्स आ जाएंगे, चार्ट्स। इसके अलावा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन एट्सेट्रा, ये सब इसमें होता है। तो ये सब जनरली से पूछा जाता है। आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गई, इसके अलावा मैथ्स हो गया, ये भी सब इसमें पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इस सिलेबस की तैयारी कैसे करें, कौन सा स्टडी मटेरियल और कितना स्टडी मटेरियल पढ़ना सफिशिएंट है प्रीलिम्स को पास करने के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए सी सेट के लिए पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि सी सेट अगर आप हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, सी सेट पिछले कई वर्षों से जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है, क्योंकि उसमें इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन एसेज पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी बच्चे उतने अच्छे नहीं होते जो रूरल बैकग्राउंड के, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के हैं, नॉर्मल स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, IIT NIT MBBS, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप उस तरह की परिस्थिति से हैं कि आप थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल जो SSC की प्रिपरेशन कराता है, वहाँ से रीजनिंग, मैथमेटिक्स और ये जो थोड़ी इंग्लिश है उसको बेहतर कर सकते हैं। और सी सेट की प्रिपरेशन आप ऑनलाइन ही किसी यूट्यूब चैनल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, BSc BTech वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो आसान है। उनके लिए तो बस इतना सजेशन है, पिछले 10-15 साल के पेपर सोल्व करके चले जाएं तो उनके लिए काफ़ी है। मेन बात है GS 1 की, क्योंकि GS 1 का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और आगे देखेंगे हम मेंस के बारे में जब बात करेंगे तो मेंस का सिलेबस तो और ज़्यादा है। तो इसमें हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, हिस्ट्री के लिए आप देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इसको। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए NCERT सफिशिएंट है, ओल्ड NCERT। एंशियंट के लिए आती है RS शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए आती है विपिन चंद्रा। These are more than enough to cover history syllabus for UPSC prelims as well as mains। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू NCERT जो थीम्स की आती हैं अभी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 11th 12th की सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पढ़ने के लिए। मैं कहूँगा ये मोर देन इनफ है, अगर आप अच्छे से इनको पढ़ लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। और एंशिएंट में भी आपको दरअसल क्या है, इन सब में आपको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट किए पढ़ना और लास्ट चैप्टर तक 1 by 1 पेज, 1 by 1 लाइन आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप प्रीवियस ईयर के, हम आगे आने वाली वीडियो में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कुछ एनालाइज करेंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
अब मैं मोटे तौर पे इतना बता देता हूँ, जैसे एंशियंट हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस, और इंडस वैली एंशियंट में चौथा या पांचवा चैप्टर शायद है आर एस शर्मा में, तो पहले 3-4 चैप्टर यहाँ पे स्किप आप कर सकते हैं। ठीक है, मेडिवल में आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम बात करेंगे आगे। तो हिस्ट्री के लिए ये हो गया, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन को टच भी मत कीजिएगा। माजिद हुसैन को अगर पढ़ेंगे तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब सफल हो सकते हैं लेकिन उतना समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। एनसीईआरटी से हमारा काम बन जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी, दीज आर मोर देन इनफ। और इसमें भी जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी आती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी जो पढ़ना सभी को है अच्छे से, लेकिन 11th क्लास की जो एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए इससे काम बन जाएगा। इसके अलावा आप मैप वगैरह एटलस वगैरह ले सकते हैं, मैप की तैयारी उस तरह से आप कर सकते हैं। पॉलिटी की अगर हम बात करें, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो बाइबल है ही, आपने सुना होगा। लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटीज़ में 11th और 12th क्लास की 4 एनसीईआरटीज़ आती हैं, 2-2 करके। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत अच्छी है। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं और 12th क्लास की 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं। 11th वाली हैं 2 और 2 12th वाली हैं। 11th में एक संविधान सिद्धांत और व्यवहार करके है, संविधान सिद्धांत व व्यवहार, देख लेना, आप चेक कर लेना। और दूसरी बुक जो आती है वो आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो देख लेना। 12th क्लास में 2 आती हैं, एक आती है पॉलिटिकल थ्योरी और एक आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक आती है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, एक आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आपको ये दिख नहीं रहा होगा शायद, हो सकता है। पॉलिटिकल थ्योरी आती है, एक आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये पॉलिटी के लिए है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। बात कर लेते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी के लिए क्या करें? इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बुक्स पढ़ने की बजाय नोट्स पढ़ें तो अच्छा है। या तो आप अपनी पसंद से, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसे प्रेफर कीजिए, उसे कंटिन्यू कीजिए। अगर न्यू कमर्स हैं, स्टार्ट किए हैं जस्ट जीरो से, तो मेरा सजेशन रहेगा मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो बहुत क्वालिटेटिव हैं और मोर देन सफिशिएंट भी हैं। तो आप मृणाल सर के नोट्स कहीं भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से खरीदिए, उनसे काम बन जाएगा। रमेश सिंह पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बहुत लोग पढ़ते भी हैं। वैल्यू एडिशन के लिए आप मेंस की जब तैयारी करें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मृणाल सर के नोट्स मोर देन इनफ हैं। इकोनॉमी की बात करें अगर, मृणाल सर नोट्स या प्रेफर कीजिए।
बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है, वहाँ से हो जाएगा। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट दरअसल कोई स्पेसिफाइड सिलेबस है नहीं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड सिलेबस इसका है। और समस्या ये है कि यूपीएससी आईएएस का प्रीलिम्स और आईएफओएस का प्रीलिम्स, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कॉमन होता है, तो एनवायरनमेंट से सवाल आते ही हैं और ठीक ठाक मात्रा में आते हैं, तो इसको थोड़ा सीरियसली तैयार करने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप प्री प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो शंकर आईएएस के साथ समस्या ये है कि वो इंग्लिश में आती है, शायद उसका हिंदी वर्जन अभी नहीं आया, बाकी आप चेक कर लेना। तो मेरा सजेशन रहेगा कि दृष्टि आईएएस की क्विक बुक सीरीज़ आती है, आप किसी और चैनल का भी नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, स्टडी आईक्यू, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा दृष्टि क्विक बुक। ये आप प्रेफर कीजिए क्योंकि हिंदी माध्यम में है। शंकर आईएएस अच्छी बुक है लेकिन वो इंग्लिश माध्यम में है, उसको आप बाद में देख सकते हैं। बाकी इसका मेजॉरिटी पार्ट करंट अफेयर से हो जाएगा। अब आ गया आपका साइंस। साइंस के लिए साफ साफ मेंशन है प्रीलिम्स के सिलेबस में कि आपका क्लास 10th लेवल का बेसिक साइंस चाहिए, और उसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि मोस्टली बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में जैसे लाइट वाला चैप्टर हो गया, एनर्जी वाला चैप्टर हो गया, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आप जो क्लास 12th बायोलॉजी की बुक है उसके लास्ट के 4-5 चैप्टर हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी 9-10th की एनसीईआरटी जो साइंस के आते हैं उसके कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स आप देख सकते हैं। साइंस में भी मोस्टली करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो मोस्टली ये और ये एनवायरनमेंट और साइंस, इवन इकोनॉमी भी करंट अफेयर्स से एसोसिएट होके, वो हम अभी देखेंगे आगे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे कि और डाइवर्सिफाइड रूप से हम देखेंगे और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करें। तो जनरली स्टार्टिंग इससे की जा सकती है। तो हमारा ये हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड साइंस। अब बचा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है यूपीएससी का, हर क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स से कनेक्टेड है। अगर आप हर क्वेश्चन का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको स्टैटिक पार्ट को अच्छे से तैयार करना है। आप किसी भी टॉपर को अगर ये पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि मोस्टली कि स्टैटिक पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो एक अनसर्टेनिटी है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है। लेकिन करंट अफेयर्स की तैयारी भी करनी है आपको, और कहाँ से करनी है मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर्स आपको बहुत लोग मिलेंगे बोलेंगे द हिंदू नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए सब मिथ है, आपको द हिंदू पढ़ना ही नहीं है अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो। हर साल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो द हिंदू को कभी देखे ही नहीं और फिर भी यूपीएससी क्रैक करते हैं, क्योंकि द हिंदू की लैंग्वेज बहुत कठिन है, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा चैलेंज है। तो अपना द हिंदू पढ़े, द ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, मेरा सजेशन है ये।
कंफर्टेबल है तो पढ़ लीजिए, वो एक वैल्यू एडिशन है। मेरे हिसाब से आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक कोई भी यूट्यूब चैनल या वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए, उसको रेगुलरली। और करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटा बस उसको दीजिए आप, वहाँ से कीजिए करंट अफेयर्स। तो मेरा सजेशन रहेगा ऑनलाइन एनी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हैं। आगे आप हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहेंगे, हमारी जस्ट अभी बिगनिंग है, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा भी, लेकिन आप हमारे चैनल को भी अगर फॉलो करेंगे और हमसे भी कनेक्टेड रहेंगे तो हम भी इस दिशा में कुछ ना कुछ आगे करेंगे कि स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स की जो सेलेबस की स्टडी है, वो प्रिपरेशन है, वो हम भी आगे इसमें कराएंगे। तो आप अपनी पसंद से जो भी आपको अच्छा लगे वो एक चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से कीजिए। और मंथली एक मैगज़ीन फॉलो कीजिए, आपको अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मंथली आप विज़न की ले लीजिए, दृष्टि की ले लीजिए, किसी भी चैनल की ले लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लीजिए, आप वहाँ से हो जाएगा। 1+1 मैगज़ीन ये काफ़ी है। प्रीलिम जैसे अभी आ रहा है 16 जून को, तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले PT 365 आप कर सकते हैं, विज़न की आती है। तो वो सब वैल्यू एडिशन वाली बातें हैं जो धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स में क्या क्या आता है और उसको कहाँ से अध्ययन करें। अब समस्या ये आती है कि प्रीलिम्स केवल अध्ययन का मामला नहीं है, केवल किताबें पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ये बात आप लिख लीजिए, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। यूपीएससी केवल ज्ञान का मामला तो नहीं है और किताबी ज्ञान का तो मामला बिल्कुल नहीं है। केवल किताबें पढ़ने से नहीं हो पाएगा, आपको किताबों के अलावा खुद को भी समय देना है। अगर आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा समय उधर भी दीजिए। मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बता दूं, एक सेंटेंस में अगर कहूं तो कंक्लूज़न क्या निकल के आता है। कंक्लूज़न ये निकल के आता है, 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे आराम कीजिए, सोइए, और 8 घंटे खुद को दीजिए, खुद को समझने के लिए समय दीजिए। इस समाज को पढ़िए, जीवन को पढ़िए, जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझिए और पढ़िए। खुद की पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए, तो आप आईएएस बन जाएंगे। और अगर आईएएस नहीं भी बने तो भी इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप एक बेहतर इंसान तो बन ही जाएंगे। तो कंक्लूज़न यही है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन के साथ साथ खुद को भी टाइम देना है। तो ये था व्हाट टू स्टडी। अब हम ये और देख लेते हैं। अच्छा, एक मैं जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में आप, मैं बताना वहाँ पर भूल गया, इकोनॉमी के लिए आप 11th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए उस टाइम मैं आपको बता नहीं पाया, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटीज़ आप देख लीजिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक अच्छा कदम है, फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी इससे आपकी। तो ये तो हमने देख लिया व्हाट टू स्टडी।
अब देख लेते हैं हाउ टू स्टडी। इतना सब कुछ कैसे पढ़ें? केवल हार्ड वर्क से नहीं होने वाला काम। बहुत सारे छात्र केवल 1 से 1.5 साल की तैयारी में पहले अटैम्प्ट में निकाल कर IAS बन जाते हैं, और कुछ लोग केवल पढ़ते रह जाते हैं, किताबों की दुनिया में डूबे रह जाते हैं, डूब ही जाते हैं। पिछले 5 साल 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा है। तो स्मार्टनेस चाहिए IAS बनने के लिए। 2011-12 से पहले जब UPSC का सिलेबस पैटर्न नहीं बदला था, जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तब पढ़ाकू किस्म के लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। अब UPSC को पढ़ाकू लोग नहीं चाहिए, उनको स्मार्ट लोग चाहिए जो हर क्षेत्र में अपनी स्मार्टनेस से बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। पहले इसको IPS को इंडियन पैरट सर्विस बोलते थे, भारतीय तोता सेवा। तोतों का सिलेक्शन हो जाता था, अब तोतों का सिलेक्शन नहीं होता। अब आपको स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। अभी आपको जज किया जाता है इस प्रिपरेशन में कि ज्ञान के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, अंडर प्रेशर आप कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, कैसे सही डिसीजन एक लिमिटेड टाइम में एक विकट परिस्थिति में आप ले पाते हैं, आपकी रीजनिंग कैसी है। और रीजनिंग में उस रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप पढ़ते हैं, वो तो पढ़नी ही है ऐसी सेट के लिए। आपकी जीवन के प्रति रीजनिंग कैसी है, समझ कैसी है, कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, उस पर डिपेंड करता है। आपका एप्टीट्यूड का ही टेस्ट है। तो मैं बेसिकली बता देता हूँ हाउ टू स्टडी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपको ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है। इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक फॉर 100 टाइम्स रेदर रीडिंग 100 बुक्स फॉर 1 टाइम। एक किताब को 100 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ना कि 100 किताबों को एक बार पढ़ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिए, केवल प्रीलिम्स या केवल मेंस के नज़रिए से तैयारी मत कीजिए। प्रीलिम्स प्लस मेंस की एक कंबाइंड अप्रोच के साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि प्री प्लस मेंस, प्री में आपका जो अप्रोच है वो फैक्ट बेस्ड अप्रोच रहेगा, मेंस में आपका एनालिटिकल अप्रोच रहेगा। तो आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, उसको केवल प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, ये भी समझ के चलना है कि वहाँ से मेंस का क्या कुछ समझ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर महात्मा गांधी से सवाल आता है, आप महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में अगर आएगा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, तो मेंस में सवाल आएगा महात्मा गांधी के दर्शन का वर्तमान जीवन में क्या महत्व है। अब भौचक के रह जाएंगे कि ये क्या पूछ लिए, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो ना स्पेक्ट्रम में था ना विपिन चंद्रा में था। तो आपको समझना है। तो प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, और इसके अलावा आप नोट्स आप ज़रूर बनाइए, कंसाइज फॉर्म में बनाइए, जो आपको प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, जस्ट एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले आपको हेल्प कर सके कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। जैसे प्रीलिम्स आ रहा है, तो ऐसे टाइम में आप पूरी स्पेक्ट्रम को, विपिन चंद्रा को, लक्ष्मीकांत को नहीं उठा पाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। लेकिन देखिए, नोट्स बनाने का एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। नोट्स बनाने से क्या होता है, एक साइकोलॉजी का रूल है कि चीज़ों को पढ़कर जितना हम याद कर पाते हैं, उससे ज़्यादा जब हम उन चीज़ों को देखते हैं, जब उन चीज़ों को सुनते हैं,
और जब उन चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा कैरी करता है, स्टोर ज़्यादा चीज़ें हो पाती हैं हमारे माइंड में। तो नोट्स बना लीजिए। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कब बनाते हैं, किन सब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप समझ जाएंगे जब आप तैयारी शुरू करेंगे। तो नोट्स बना लीजिए। इसके लिए अब आपको नोट्स मेकिंग के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आप स्टार्टिंग में फर्स्ट रीडिंग कीजिए, सेकंड रीडिंग कीजिए। पहली रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाना, इस बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। हमेशा 2-3 बार जब आपने पढ़ लिया हो किसी चैप्टर को, टॉपिक को, उसके बाद ही उसके कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाइए। ट्रिकी नोट्स होने चाहिए बेसिकली। तो नोट्स बना लीजिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन के बिना हो ही नहीं पाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और आपने ढेर सारी किताबें पढ़ ली तो आप नहीं बन पाएंगे। और जो लास्ट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं एग्ज़ाम से पहले। प्रीलिम्स से पहले जितने मॉक्स आप लगा सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेल्प करेगा, आपका कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड होगा, टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आप रिवीजन करना ही है और मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। टेस्ट सीरीज में यहाँ पे बोल देता हूँ। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो होपफुली आपकी तैयारी और सहज होगी, सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा होंगे। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में ये आइडिया लग गया होगा, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना प्यार, अपना स्नेह हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखिए, जिससे आपका यही प्यार, स्नेह, यही सपोर्ट हमें ये इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, आसपास के लोगों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।